नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो अमन 90.4 एफएम पर। शो का नाम है मोटिवेशनल मॉर्निंग्स और हमारे साथ आज के शो में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं चौहान मेडिसिटी, अमृतसर पठानकोट हाईवे, कोटली पठानकोट से डॉक्टर सीमा जम्वाल। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर सीमा जम्वाल है एमडी डीएनबी न्यूरोलॉजी एनएच बेंगलोर से और मैम का एक्सपर्टाइज है स्ट्रोक, माइग्रेन, एपिलेप्सी, पार्किंसोनिज्म और नर्व डिसऑर्डर्स में। तो चलिए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर सीमा जम्वाल के साथ। पहले तो मैम, आई वेलकम यू ऑन रेडियो अमन। वेलकम मैम। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आज का ये, आपकी डॉक्टरी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब आपने ये सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी? देखिए, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो मेरी जो डॉक्टर बनने का जो सपना था वो शायद मेरे वेरी फॉर्मेटिव एज से शुरू हो गया था। मे बी आई वॉज 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपने आप को हमेशा एक डॉक्टर समझ के ही विजुलाइज किया। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी और मैं आपस में बच्चे घर घर खेलते हैं, टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो मैं अपने आप को हमेशा एक डॉक्टर की तरह ही उसमें भी प्रिटेंड प्ले करते थे। तो मैं हमेशा डॉक्टर का ही रोल प्ले करती थी। एंड मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया। दो आई हैड टू वर्क लॉट टू फुलफिल माई ड्रीम्स, बट हाँ, ये मेरे बचपन से मेरा सपना था और मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती थी। तो यही एक प्रोफेशन है, मुझे लगता है, अमंग मेनी ऑफ अदर प्रोफेशंस ऑल्सो, जिसमें आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हो। यू कैन ब्रिंग इंस्टेंट स्माइल्स ऑन पीपल फेस, और वो आपकी जॉब भी है। मैम, बीइंग अ डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं, प्लस आप सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हो, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, तो वो आई थिंक यू आर गेटिंग इन दिस प्रोफेशन। यस, एब्सोल्युटली, वो एक बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट मैं अपने जितने भी मेरे जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें आगे करियर में क्या करना चाहिए और वो मेडिकल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप तभी मेडिकल की लाइन लीजिए इफ यू हैव दैट मच ऑफ पैशन टू सर्व पीपल। आप डॉक्टरी को हमेशा एक मनी मेकिंग बिजनेस समझ के नहीं कर सकते। देन यू विल लूज दैट स्पार्क। वो जो कहते हैं ना, एक डॉक्टर के हाथ में शफा होती है, वो चली जाए। मैम, आजकल एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रोक। पहले तो ये ज्यादा एज के लोगों में देखा जा रहा था, आजकल तो कॉमन हो गया है, यंग पीपल आर आल्सो गेटिंग स्ट्रोक्स। पहले तो मैम मैं जानना चाहूंगा कि ये स्ट्रोक होता क्या है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आपने बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। स्ट्रोक एक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट डिसऑर्डर हो गया है। उसका कारण ये है, बेसिकली ये जितने डिसऑर्डर्स होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो स्ट्रोक खुद में एक अलग से एक डिसऑर्डर नहीं है, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई रिदम प्रॉब्लम है, या कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, यानी कि उसकी बॉडी में कोई और डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से वो चीज उसमें से स्टेम होती है और स्ट्रोक का जो फॉर्म है वो ले ले। तो लोगों को यूजुअली अवेयरनेस नहीं होती। वो लोग स्ट्रोक समझते हैं कि ये अलग से कोई डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है। आपके जो, जैसे आपको शुगर है, जैसे आपको बीपी है, वही जो रिस्क फैक्टर्स है वही आगे चल के जो है स्ट्रोक का रूप ले लेते हैं। अवेयरनेस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक के सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना नहीं आता। तो बहुत बार होता है पेशेंट को एक साथ एक साइड का बाजू काम नहीं कर रहा है, तो वो घर में ही उसका मसाज या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढने लग जाते हैं। और उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम विंडो पीरियड जिसे कहते हैं, फर्स्ट 3 आवर्स का, अगर हम स्ट्रोक को फर्स्ट 3 आवर्स में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ द पेशेंट। तो वो जो है वो लॉस्ट हो जाता है। सिमिलरली स्ट्रोक आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। स्ट्रोक अगर मैं आम पब्लिक के लिए बोलूं तो स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे लकवा हो जाता है, पैरालिसिस जिसे कहते हैं। तो ये बहुत टाइप का है। ऐसा नहीं कि एक, यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर हमारा एक साइड का बाजू या टांग काम नहीं कर रहा है सिर्फ वो स्ट्रोक है। ऐसा नहीं है। स्ट्रोक बहुत अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अगर आपको सडनली आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, जिसको हम स्लरिंग ऑफ स्पीच कहते हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं सडनली बोलते बोलते रुक गए, आपसे यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तो वहां के उस सटल सिम्टम से शुरू होता है। आपकी आंखों में हो सकता है एक आंख की रोशनी अचानक चली जाए, या धुंधला दिखाई देने लग जाए, चक्कर आ जाए, आपको कुछ खाना निगलने में प्रॉब्लम आने लगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगे। तो इतने सारे अदर सिम्टम्स भी हैं स्ट्रोक के। इसलिए लोगों को ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कब उन्हें अपने आइडेंटिफाई करना है सिम्टम्स को, और जल्द से जल्द जो है डॉक्टर की सलाह। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि एक बीमारी है एपिलेप्सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है? सुना है कि जुराब सुंघाने से ये ठीक भी हो जाती है, इस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, तो क्या वो सही है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है? क्या ये ट्रीटेबल है? देखिए, एपिलेप्सी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एपिलेप्सी या जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, वो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को कन्वल्जन्स होती है। हाँ, उसका पूरा हाथ, बॉडी टाइट हो जाते हैं, या फिर जोर जोर से झटके मारने लगता है, या एक तरफ गर्दन टेढ़ी हो जाती है, या फिर आंखें ऊपर हो जाती, बहुत सारे सिम्टम्स हैं।
और ये जो मिर्गी का दौरा होता है ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। इसमें एक कारण ब्रेन स्ट्रोक भी है, लेकिन ज्यादा जो प्रेवलेंट इसके कारण है वो है इन्फेक्शन, ब्रेन में किसी टाइप की इन्फेक्शन हो जाना, जिसे मेनिंगोएन्केफेलाइटिस कहते हैं। और भी बहुत सारी, अगर ब्लड में कोई डिसऑर्डर है, ब्लड में जैसे पेशेंट को अगर लिवर डिसऑर्डर्स है, किडनी डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी जब बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन डिसऑर्डर। या हेड इंजरी हो गई है, स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन ट्रॉमा हो गया, इन ये जो कारण है इनकी वजह से किसी को मिर्गी का दौरा आता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे समाज में हर चीज का एक ऑल्टरनेट ढंग ठीक कैसे होना है की ज्यादा प्रेवलेंस है एज कम्पेयर टू जो अवेलेबल एलोपैथिक रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर, ये हमने भी बहुत बार सुना है, मूवीज में भी शायद दिखाते हैं, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, कि लोगों को, किसी को अगर अटैक आ जाए तो उसको जूता सूंघा दीजिए। तो होता क्या है, जूता सूंघने से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। जो एपिलेप्सी का अटैक होता है, किसी किसी केस में वो स्टार्ट एपिलेप्टिकस में चला जाता है, मतलब कि 5 मिनट से ज्यादा पेशेंट को झटके आते हैं। लेकिन यूजुअली जो ये अटैक्स होते हैं ये 1-2 मिनट में खुद से ठीक हो जाते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट कर जाती है और ये पेशेंट जो है खुद से ही बहुत ज्यादा एब्नॉर्मल मूवमेंट्स है तो बंद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जूता सुंघाने से जो है अटैक खत्म हो जाता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जूता सुंघाने के अलावा उनको उल्टा उस पेशेंट को एक साइड लिटा देना चाहिए, सो दैट अगर पेशेंट सीधा लेटा है या पेशेंट रोड साइड पे है और उसको अटैक आ गया, सबसे पहले उसको रोड से साइड पे ले जाइए, या घर में भी है तो किसी सेफ जगह पे लिटा दीजिए और एक साइड लिटा दीजिए, ताकि जब उसके मुंह से जो फेना, जिसे झाग कहते हैं, वो निकले, वो उसके लंग्स में ना चली जाए। क्योंकि जो एपिलेप्सी का अटैक है वो जब ठीक हो जाएगा तो पेशेंट धीरे धीरे, जब हम बाकी चीजें ठीक करेंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उस टाइम उसको, उसकी बॉडी को डैमेज हो जाता है, उसको रिकवर करना फिर मुश्किल। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। और बहुत जरूरी है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। तो ये मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस की जो है ना, वो बहुत बड़ी लैक बिटवीन द सोसाइटी एंड द डॉक्टर्स। उसका ये रीजन भी है कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली अगर एक पेशेंट को देख रहे हैं, 5-10 से ज्यादा मिनट देना मुश्किल होता है। खासकर जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेटअप पे है, बहुत हाई लोड होता है पेशेंट्स का, और सबको, दूर से आए हुए सब लोगों को देखना है। तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने आप को अवेयर करें, एक दूसरे से टॉक करें, रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं डॉक्टर को उस टाइम पे पूछें, और यहाँ वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वो उसका इलाज कैसे है, उसमें ना जाए। इस चीज का अवेलेबल है इलाज, और उसको उसी तरीके से हमें टैकल करना है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल। मैम, वन ऑफ माय फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको सेम प्रॉब्लम है फॉर अराउंड 15 to 20 ईयर्स। मेडिसिन जब तक वो लेते रहते हैं, ही इज ऑल राइट। जब वो मेडिसिन बंद कर देते हैं तो फिर वो उनको दोबारा से होने लग जाता है। जी जी, देखिए अभी बातों बातों में मैं एक इम्पोर्टेंट कॉज जो है एपिलेप्सी का वो बताना भूल गई। इट्स गुड दैट यू रिमाइंडेड मी कि बड़ी बार एपिलेप्सी जो होता है ना, वो जन्मजात भी होता है। ठीक है, कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं। बर्थ के टाइम कोई है, मदर को कोई इन्फेक्शन थी, या मदर खुद एपिलेप्सी से कोई ऐसा डिसऑर्डर था जिससे बच्चे को गर्भ में ही एपिलेप्सी शुरू हो जाती है। या फिर ट्रॉमा इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, या बच्चे को कोई न्यूनेटल इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन की इन्फेक्शन, तो उससे भी बच्चों को एपिलेप्सी होती है। और बड़े सारे सिंड्रोम्स भी होते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब है जेनेटिक कॉजेस। ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है कि अगर 2 भाई बहन है दोनों को होगा, हो सकता है एक ही को हो, पर वो जेनेटिक्स में रन करता है। जरूरी नहीं सब फैमिली मेंबर्स को, मान लीजिए किसी थर्ड फैमिली मेंबर को है, एक को नहीं है, वैसा। तो ये जो टाइप की एपिलेप्सीज होती है, इसमें भी बहुत वैरायटी। तो इट इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि कुछ इसी में कुछ ऐसी एपिलेप्सीज होती है जो कि 5-10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में होते होते या 20-22 तक आते आते अपने आप फिनिश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेके दवाई बंद की जा सकती है। और पर बड़ी सारी ऐसी भी हैं जो कि इस उम्र में आते आते किसी और टाइप की एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। तो इसलिए बंद करना है, दवाई को कैसे बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, बंद कर भी सकते हैं, नहीं, उन सबका एक तरीका है जो डॉक्टर को मालूम है। उसमें बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट करने पड़ते हैं, पेशेंट को फॉलो अप करना पड़ता है, और वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसलिए क्योंकि वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई है वो सबको दे दी, या एक ही नॉर्म है जो सबको फॉलो करे। तो वो शायद इसका कारण ये। मैम, आपने एक प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और आई थिंक ये स्ट्रेस की वजह से है या क्यों है, ये तो मैं, आप ज्यादा बेटर जानते होंगे। ये प्रॉब्लम है माइग्रेन। सर में दर्द बहुत रहता है लोगों को, ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हेडेक, माइग्रेन, हेडेक जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली जितने भी न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस हैं, सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें हेडेक का नाम आता है। हर हेडेक माइग्रेन नहीं होती, लेकिन यूजुअली माइग्रेन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यूजुअली जो हेडेक्स, जितनी भी हेडेक्स हैं, सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ हेडेक है वो माइग्रेन। तो इसमें आजकल ये चीज इतनी प्रेवलेंट हो रही है क्योंकि अगेन जस्ट लाइक अदर डिसऑर्डर्स आई टोल्ड यू, माइग्रेन ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।
ये लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करती है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रीट किया है जो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक है या इंटेंसिटी ऑफ हेडेक है वो बहुत साल से नीचे आ चुकी, टू द एक्सटेंट कि उनको कभी कभी मेडिकेशन लेनी भी नहीं पड़ती। लेकिन होता क्या है, हमें लगता है कि दवाई खा लो, इंस्टेंटली दवाई खा लो, बस दवाई से ठीक होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वी थ्रो द बॉल इन द अदर पर्सन्स कोर्ट कि भाई डॉक्टर ने दवाई लिखी, हमने खाई, फर्क नहीं आया, फिर देन वी गो टू अनदर डॉक्टर, देन वी गो टू, बट वी डोंट स्टिक टू व्हाट द डॉक्टर हैज टोल्ड यू। जब भी एक माइग्रेन का पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या कोई और डॉक्टर जो फिजिशियन है उनके पास जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर हमेशा आपको बताएगा कि माइग्रेन में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। सो लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आ गया, सबसे पहले तो अपने अपने ट्रिगर्स होते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, एंड एज यू राइटली सेड द हेडेक्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक इसका बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो स्ट्रेस को जाता है जो हमारे आम जिंदगी में है। उसके अलावा स्ट्रेस में ही बेसिकली सारी चीजें स्ट्रेस में ही कवर हो। आप स्ट्रेस्ड हैं, आप ठीक से सोएंगे नहीं, आपको लैक ऑफ स्लीप हो गई, आप जल्दी सोए नहीं, आप देर तक सोए रहे, तो दोनों चीजें, अगर आप कम सोते हैं तो भी हेडेक का कॉज होता है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं देन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग दैट ट्रेट ऑफ माइग्रेन, आपके अंदर माइग्रेन का ट्रेट होता है। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों को अगर हम सेम टाइप ऑफ कंडीशन में रखें तो सबको तो हेडेक नहीं होता ना, हेडेक किसी एक को होता है। तो वो हमारे अंदर का ट्रेट होता है, चाहे उसको जेनेटिक कह लीजिए, वो इनबॉर्न ट्रेट होता है। तो जब हमारी लाइफ में ये ट्रिगर्स आते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, टाइमली खाना नहीं खाना, भूखे पेट रहना, रात को बहुत देर स्क्रीन टाइम इंक्रीज करना, कॉफ़ी या टी का बहुत ज़्यादा सेवन करना, तो ये ट्रिगर्स होते हैं। या फिर किसी किसी को फूड एलर्जीज भी होती हैं, उसकी वजह से भी माइग्रेन जो है ट्रिगर हो जाती है, धूप में जाने से भी ट्रिगर हो जाती है। तो वो ट्रिगर्स हैं। जब हम इन ट्रिगर्स को समझेंगे, हम अपनी एक हेडेक डायरी मेंटेन करेंगे कि आज मुझे हेडेक हुआ, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे हेडेक हुआ। तो वो डायरी जब हम मेंटेन करेंगे तो हम कॉन्शियसली देखेंगे कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और आधे से ज़्यादा टाइम लोगों को दवाई तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेडिसिन का भी रोल है नो डाउट, बट एक बहुत बड़ा रोल जो है लाइफस्टाइल चेंजेस का है। जो आपने बताया है कि हेडेक डायरी मेंटेन करके रखना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिसनर्स को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब उनको पता चलेगा डायरी मेंटेन करके कि रीज़न क्या है हमें हेडेक का, तो फिर वो उसको काफ़ी जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। मैम, मैं अभी देख रहा हूँ कि सर्वाइकल भी आजकल कॉमन है, क्योंकि हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से सर्वाइकल भी काफ़ी लोगों को और स्टूडेंट्स को हो रही है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स का हमेशा टारगेट्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं। आईआईटी ज्वाइन करना है, आईआईएम में जाना है, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक स्टडी करते हैं, बैठ के स्टडी करते हैं, इस वजह से सर्वाइकल होता है। ये सब जानते हैं कि सर्वाइकल क्यों होता है, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जिसे कहते हैं ना, पेन जो नर्व जब पिंच होती है सर्वाइकल की वजह से, नर्व्स जो है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और वो वर्टिब्रा से होते हुए हमारी जहाँ जहाँ लिम्स में उसे सप्लाई करना है वो निकलती है नर्व्स। तो क्या होता है, जब वो सर्वाइकल की वजह से वो जगह पिंच हो जाएगी, नर्व के पास निकलने की जगह कम है, तो वो पेन करती है, तो उसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो यूजुअली नेक में, हेड में पेन होती है, हेड के पोस्टीरियर रीजन में हेडेक होती है, नेक पेन होती है और सर्वाइकल पेन होती है, या फिर जिसको लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम होती है उसको अलग से। तो होता क्या है, मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम, तो जो मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है ना उसका हल भी मैकेनिकल हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की टेंडेंसी उन लोगों में होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, अपना बहुत सर झुका के रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। तो होता क्या है, जो हमारे हेड का वेट है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरिंग है वो ऐसी है कि हमारा हेड का वेट है वो स्पाइन सपोर्ट करती है, पूरी बॉडी का करती है और हेड का भी करती है। तो एक पोस्चर है जिसमें वो सपोर्ट करती है। अगर आप स्ट्रेट बैठे हैं, आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो जो पूरा प्रेशर है वो आपकी स्पाइन पे जाता है एंड द बॉडी डज नॉट फील इट, क्योंकि वो उसी तरीके के लिए बनी है। पर जैसे ही हमने अपना ये स्कल का वेट जो ऑलमोस्ट 1.5-2 kg से ज़्यादा होता है उसको हमने आगे को झुका दिया, तो हमने क्या किया, जो पीछे की नीचे की पूरी स्पाइन है उसको फ्री कर दिया और सारा वेट आपका अब किस पे आ गया, नेक पे। तो आपकी जो नेक है हैंग हो गई और नेक पे आपका सर हैंग हो गया, और तो सारी जो स्ट्रेस है वो नेक मसल्स पे आ गया और उस वर्टिब्रा पे आ गया। तो इसलिए वो स्ट्रेस जो है, ये जो स्ट्रेस है ये सेल्फ एक्वायर्ड है, ये अपने पोस्चर की वजह से किया है। हमें अपने वी सी ह्यूमन इज नॉट मेड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मशीन इज मेड लाइक दैट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। होता उल्टा है, हम अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं। तो वी शुड ट्राई टू पुट आवर स्क्रीन
लाइक दैट, और हमें अपनी बुक, अगर हम बुक पढ़ते हैं तो बुक के होल्डर्स को ऐसा रखना है कि वो स्ट्रेट। और साथ में इसके साथ एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली अगर आपको जब पेन नहीं हो रहा है। जब पेन हो रहा है तब तो आपको रेस्ट ही करना है, उस दौरान एक्सरसाइज का कोई वैल्यू नहीं है। आप मेडिकेशंस लीजिए, हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी कीजिए और रेस्ट कीजिए। जो बाकी का टाइम है उसमें आपको अपने नेक मस्कुलेचर को स्ट्रॉन्ग करना। वर्टिब्रा का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तब आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी होती है। जब आप किसी डेस्क जॉब पे भी है, इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बैठे बैठे अपनी नेक मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते एक्सरसाइज करके। थैंक यू मैम, आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर हमारे लिसनर्स को बहुत से डिजीजेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, जिससे आई थिंक उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको प्रिवेंट करने में, और अगर उनको है तो उनको उसके इलाज के बारे में भी काफ़ी मदद मिलेगी। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो अमन। To you, I think your questions were also very relevant, so yeah, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।